हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सोशल साइंस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके एनुअल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसोर्सेज दैट टेक लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम फॉर देयर फॉर्मेशन आर कॉल्ड। तो क्या कह रहा है कि रिसोर्सेज जो कि जियोलॉजिकल टाइम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है उनके फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिजर्व, कम्युनिटी रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो देखोगे आप कि ये जो जियोलॉजिकल है, ठीक है, ये तो नेचुरल है, राइट? तो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स होगा ये? नहीं, रिन्यूएबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या होगा, क्योंकि ये एक ही टाइम पे बना हुआ है, ठीक है, और आपका इसमें कितना बहुत ज्यादा टाइम लगता है आपके नेचुरल रिसोर्सेज में, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो, ठीक है। रिजर्व रिसोर्सेज कौन से होते हैं? रिजर्व रिसोर्सेज जैसे कि आपके हम उन जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम क्या करते हैं, रिजर्व करके रखते हैं ताकि हम फ्यूचर में उसको हम यूज कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब क्या है? कम्युनिटी रिसोर्सेज का मतलब होता है कि कम्युनिटी और जो सोसाइटी है उसमें उस रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर पाएंगे। और अगर हम देखें यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम की बात कर रहा है, तो जियोलॉजिकल क्या है? हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, और नेचुरल रिसोर्सेज को क्या हम दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है बच्चा। ओके, सो आप देखोगे यहां पर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज। मतलब कि आपका जो एरिया है उसमें आप कितना सोन कर रहे हो, और एग्रीकल्चर ईयर में आप क्या कर रहे हो, नेट सोन क्या होता है उसको। एरिया इज नोन एज व्हाट? नेट सोन एरिया, फॉरेस्ट कवर, वेस्टलैंड और ग्रॉस क्रॉप एरिया। तो देखो नेट सोन एरिया तो यहां पर ही बता रहा है कि नेट सोन एरिया होता है, नहीं। नेट सोन एरिया क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया की बात कर रहा है वो, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या होता है कि जो भी फॉरेस्ट एरियाज होते हैं उसके बेसिस में हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें एग्रीकल्चर क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन ही होगा। थर्ड ऑप्शन वेस्टलैंड। वेस्टलैंड का मतलब क्या होता है? जो भी एरिया होता है जो कि अनक्रॉप्ड है, अनयूज्ड है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी वेस्टलैंड। तो ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब क्या होता है कि जो भी एरियाज हैं हमारे, जो भी क्रॉप एरियाज हैं जहां पर हम सोन करते हैं, खेती करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसका पर्टिकुलर उस एरिया में हम जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस में हम क्या बोलते हैं उसको? ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ठीक है बच्चा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is, the main cause of land degradation in पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश is। तो देखोगे आप लैंड डिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम बात करें नॉर्दर्न बेल्ट की, यहां पर नॉर्दर्न बेल्ट में बेसिकली आप देखोगे क्या? गेंगेटिक प्लेन, गेंगेटिक, ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में गेंगेटिक प्लेन होगा, ठीक है, साथ में आपका जो सतलज रिवर हो गया है, ब्यास हो गया है, दीज रिवर्स आर ऑल्सो वेरी फर्टाइल लैंड, ठीक है, यहाँ पर जो लैंड होगा वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होगा। और हम क्या कर रहे हैं वहां पर ओवर इरिगेशन की वजह से क्या हो रहा है, वहां पर जो सॉइल है वो इरोजन हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा खेती कर रहे हैं तो हम ओवर इरिगेशन भी कर देते हैं, और ओवर इरिगेशन की वजह से क्या होता है, वहां की जो फर्टिलिटी है वो लूज हो रही है, साथ में उसका जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसका एक मेजर फैक्टर है वो, ठीक है। तो ओवर इरिगेशन क्या होगा? आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया। ओके, सो देखो यहाँ पे नॉर्दर्न इंडिया हो गया या फिर हमारे जो इंडिया हो गया, उसमें अगर हम सॉइल को अगर हम देखें तो दिस इज द, आई थिंक अभी जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत अच्छा मेथड है टू लर्न दिस सॉइल। अगर हम बात करें गेंगेटिक प्लेन, तो गेंगेटिक प्लेन हमारा जो है
उसमें होता है एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, एल्यूवियल सॉइल। और आपको पता होना चाहिए कि एल्यूवियल सॉइल किस लिए किस क्रॉप के लिए बेस्ट है। हमारा एल्यूवियल सॉइल होता है शुगर केन के लिए, शुगर केन हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, इन सब के लिए एल्यूवियल सॉइल जो होता है वो बहुत ज्यादा एल्यूवियल सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है इन सब सारे क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम नॉर्दर्न टू सदर्न पार्ट तक जाएंगे, अगर हम देखेंगे सो वी विल सी वैरायटी ऑफ द सॉइल्स, ठीक है। तो हमारा नॉर्दर्न में सबसे पहले गंगेटिक हो गया, सेकंड हो गया हमारा राजस्थान के एरिया में अरिड सॉइल, ठीक है। अरिड सॉइल कौन सा होता है? अरिड सॉइल जहां पर बहुत ही कम रेनफॉल होता है, एकदम डेजर्टेड एरिया होता है, सूखा होता है वहां, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द अरिड सॉइल। अरिड सॉइल में आपका मिलेट्स हो गया, मिलेट्स हो गया, बाजरा हो गया, ये सारे जो क्रॉप्स होते हैं वो इसी एरियाज में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अबाउट इफ यू गो टू दी महाराष्ट्र रीजन, थर्ड महाराष्ट्र रीजन, महाराष्ट्र में अगर हम जाएंगे तो वहां पर कौन सी सॉइल है? ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल जो है वो किस लिए बेस्ट है? ब्लैक सॉइल फॉर दी कॉटन, ठीक है। और जो लेटेराइट सॉइल है, ये जो बी ऑप्शन है लेटेराइट सॉइल, बट लेटेराइट सॉइल देखोगे आप सदर्न पार्ट में, आप देखोगे केरला हो गया है हमारा, उस तरफ हमारे ये सॉइल अवेलेबल होता है। और ये किसके लिए बेस्ट है? कैशू फार्मिंग के लिए, कैशू जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वहां पर। तो हमको क्या दिखना है? नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में सबसे बेस्ट कौन सा सॉइल होगा? एल्यूवियल सॉइल होगा, गंगेटिक प्लेन, ठीक है। सो सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन? सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है? तो फर्स्ट रिलीफ, रिलीफ इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज रिलीफ क्या होता है? आपका जो स्टोन होता है या रॉक होता है उसमें जब क्रैक होंगे, ओवर हीटिंग की वजह से क्रैक होंगे और धीरे धीरे वो सॉइल के फॉर्म में बन जाएगा। बट ये क्या होगा? एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है बच्चा, ठीक है। क्योंकि देखो अब ये जो सारी नेचुरल चीजें होती हैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो सॉइल जो होगा वो रिलीफ इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? पेरेंट रॉक में क्या होगा? आपका आपके जो रॉक्स वगैरह होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक वगैरह होते हैं, उनसे ही वो बाद में क्या होता है? इरोजन के साथ क्या होगा? वो सॉइल ही बन जाता है। क्लाइमेट, क्लाइमेट इज ऑल्सो द फैक्टर कि भाई सॉइल अगर बनता है तो क्लाइमेट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्यों? क्योंकि उसमें आपका रेनफॉल आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, वेदरिंग आ जाएगा, वो सब क्लाइमेट होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? ड्यूरेशन ऑफ द डे। यस, ड्यूरेशन ऑफ द डे इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हमको क्या देखना है? नॉट देखना है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ डे, ड्यूरेशन ऑफ डे मतलब क्या? हम एक दिन में थोड़ी ना हमारा सॉइल फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि इट इज अ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ड्यूरेशन ऑफ डे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू अ लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इनटू द endangered category in the near future if the negative factors continue to operate are called। मतलब कि स्पीशीज जो है, स्पीशीज पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन मतलब क्या? खत्म हो रही है। टू अ लेवल फ्रॉम वेयर इट लाइकली टू मूव इनटू एंडेंजर्ड, मतलब डिक्लाइन हो रही है और अब वो कहां पर आ गई है? एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई है, ठीक है। अब इन द नियर फ्यूचर अब उसकी कौन सी कैटेगरी होगी अगर ऐसी होता रहेगा? तो मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर इफ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट आर कॉल्ड, ठीक है। अगर नेगेटिव फैक्टर रहेगा तो उसमें क्या होगा? उसका कौन सी कैटेगरी में आएगा? तो हमारे पास ऑप्शंस है एंडेमिक, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल, नॉर्मल स्पीसीज। तो एंडेमिक ऑप्शन, एंडेमिक ए ऑप्शन। एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक का मतलब होता है कि जो स्पीसीज है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं और उसमें कुछ ही स्पीसीज बची हैं, ठीक है। तो एंडेमिक तो नहीं होगा इसका आंसर। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट क्या होता है? एक्सटिंक्ट होता है खत्म हो जाना, विलुप्त हो जाना, जिसको हम बोलते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि खत्म ही हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि अभी यहाँ पर नियर फ्यूचर में उसके संभावना है कि वो खत्म हो जाएंगे।
तो लेकिन ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, अभी तो प्रेजेंट टाइम में है ही, तो ये एक्सटिंक्ट नहीं होगा इसका। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वनरेबल। वनरेबल इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो वनरेबल होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड के बाद वनरेबल कैटेगरी आती है। वनरेबल का मतलब ये कि स्पीसीज जो है कुछ पॉइंट ऑफ टाइम में वो वनरेबल होंगे, और वनरेबल के बाद आपका आता है एक्सटिंक्ट। ठीक है बच्चा? सो आपको क्या समझना है, आपको समझना है कि उनकी जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, कि आपका जो डिक्लाइन हो रहा है, वनरेबल हो रहा है, एक्सटिंक्ट हो रहा है, ये सब है। ठीक है? एक्सटिंक्ट का मतलब तो बिल्कुल खत्म ही होना होता है। वनरेबल का होता है कि उनकी जो कंडीशन है अब वो खत्म होने, एक्सटिंक्ट के ही कगार पे है, मतलब कुछ टाइम बाद अगर उसमें ध्यान नहीं दिया तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। ठीक है? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन होगा सी। ठीक है? सो सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी नीड टू कंजर्व आवर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमें कंजर्व करना है किसको? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। तो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ क्या होता है? फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ का मतलब तो यही है कि हमारे जो प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उसको कंजर्व करना है। तो क्यों करना है? व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व दीज फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ? तो देखते हैं ऑप्शंस। टू प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यस, हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फॉरेस्ट के लिए हो सकता है, किसी भी एरिया के लिए, तो डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज टू प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी भी इंपॉर्टेंट है, बट हम देखते हैं और भी क्या ऑप्शंस हैं। फॉर मेंटेन ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी, अगर हम सिर्फ देखो, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या कि वाटर रिलेटेड, वाटर जैसे प्लांट हो गया, लोटस प्लांट वगैरह हो गए, ये सब हो गए एक्वेटिक होते हैं। ठीक है? एक्वेटिक में वाटर रिलेटेड हमारी जो लाइक यू कैन से फिशेस हो गई हैं बहुत सारी। ठीक है? वाटर से रिलेटेड जो हमारे डाइवर्सिटी होती है, तो इसकी बात कर रहा है। लेकिन हमको क्या देखना, हमको देखना है फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की बात कर रहा है, और ये एक्वेटिक है। एक्वेटिक का मतलब वाटर है, तो फॉरेस्ट और वाटर का तो अलग रिलेशन ही नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट इज, सो व्हाट वी आर एबल टू ओवर एक्सट्रैक्ट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। हमको कंजर्व इसलिए थोड़ी ना करना कि हम ओवर एक्सट्रैक्ट करें। ओवर एक्सट्रैक्ट करना तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर ओवर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम कंजर्व थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो वो खत्म ही कर रहे हैं। राइट? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि हम अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स, जो प्लांट्स स्पीशीज होती हैं वो सब हो गया, एनिमल स्पीशीज हो गई हैं, यू कैन से इंसेक्ट्स हो गए हैं, तो वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अगर आपको लग रहा और अगर मैं बताऊं तो इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड एज। तो रिजर्व, देखो इस क्वेश्चन में देखोगे आप क्या बोल रहे हैं, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं आप। अनक्लास फॉरेस्ट होते हैं क्या, परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट होते हैं, ओपन फॉरेस्ट होते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं। तो आप देखोगे यहां पर कि रिजर्व प्रोटेक्ट फॉरेस्ट को हम अनक्लास फॉरेस्ट तो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमने अनक्लास का मतलब क्या है, हमने उनको क्या किया, हमने अनआइडेंटिफाइड है ये सारे के सारे। क्यों? क्योंकि हमने उस लैंड को हमने आइडेंटिफाई नहीं किया कि वो फॉरेस्ट किस तरीके का है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट की एक खुद की क्लाइमेटिकल कंडीशन के थ्रू क्या होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है कि इस फॉरेस्ट में ये फ्लोरा है, इस तरीके का फोना है। तो अनक्लासिफाइड होगा, अनक्लास्ड होगा, तो क्या होगा, हमको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट इज परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट। परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट, यस इट कैन बी अ परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट। दूसरे और भी ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ओपन फॉरेस्ट एस्टेट, ओपन फॉरेस्ट में देखोगे आप, ओपन फॉरेस्ट का मतलब क्या है कि एकदम ओपन है। ठीक है? जैसे हम बोलते हैं कि हमको क्लासिफाइड भी नहीं है और वो क्या है, क्या कर रखे हैं, ओपन है वो। ठीक है? उसके हमको ज्यादा फ्लोरा फोना इन सब की कोई ज्यादा आइडिया नहीं है। ठीक है? अब देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट तो एक तरीके का क्या है, मैंग्रोव फॉरेस्ट तो एक पर्टिकुलर
फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, आई थिंक करेक्ट आंसर इसका होगा परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट, ठीक है। क्यों परमानेंट, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो रिजर्व्ड है, दैट मींस व्हाट, दैट मींस कि वहां पर कोई जा ही नहीं सकता, ठीक है। वो क्योंकि प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आता है, और तो प्रोटेक्टेड होगा तो वो क्या होगा, परमानेंट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन 8 का बी ऑप्शन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज भाखरा नांगल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द रिवर। तो देखो, अब ये देखो, आप इस तरह के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे आपको कि इस तरह के क्वेश्चन आपके मैप में भी आते हैं, ठीक है। सोशल साइंस, सीबीएसई के सोशल साइंस के पेपर्स आप देखोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे आप, तो देखोगे आपके रिवर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कोल से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, डैम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप ये एमसीक्यू के फॉर्म में आ गया है, तो हम देखेंगे भाखरा नांगल रिवर। भाखरा नांगल रिवर किस तरफ है हमारा ये है हमारा हिमाचल प्रदेश के रीजन की तरफ, राइट। तो इसका आंसर क्या है, रावी चिनाब हिमाचल हो गया, पंजाब हो गया, इन सब रिवर्स के साइड में हमारा भांगरा नांगल रिवर जो है वो उस तरफ है, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप सतलज रिवर यस हो सकता है, इट कैन बी। रावी चिनाब भी हो सकता है। गंगा रिवर नहीं, गंगा रिवर तो नहीं हो सकता है, ठीक है। सोन रिवर भी नहीं, सोन रिवर क्योंकि हमारा ये वेस्ट से ईस्ट आने वाली रिवर है, और ये हमारे यहाँ से कहां से आती है, ये गुजरात की तरफ जाते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हो सकता है सतलज 20, इसका आंसर हो सकता है ए ऑप्शन। क्यों ए ऑप्शन क्यों हो सकता है, क्योंकि देखोगे आप जो हमारी जो इंडस रिवर है और वहां की जो 7 रिवर्स हैं उसमें सतलज रिवर जो है वो भांगरा नांगल रिवर है, वो उसी तरफ आता है, ठीक है। इस तरफ से आता है, ये पाकिस्तान की तरफ से, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन, सतलज एंड ब्यास रिवर। Okay, so this is the next question. The next question is, in Western Rajasthan today plenty of water is available due to. तो वेस्टर्न राजस्थान हमारा, वेस्टर्न राजस्थान का मतलब क्या क्या, थार डेजर्ट की बात कर रहा है, डेजर्ट एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल क्यों है वहां पर, वाटर अवेलेबिलिटी का रीजन क्या है, तो देखोगे आप, एक तो ये कि एरिड रीजन है यहाँ पर, ये एरिड रीजन का मतलब क्या है, सूखा, ड्रॉट रहता है यहाँ पर, तो यहाँ का रेनफॉल क्या होगा, बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है, 0 to 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ का जो फ्लोरा फोना होगा वो भी बहुत अलग होगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखोगे वाटर अवेलेबिलिटी का रीजन क्या है, देखो, फर्स्ट रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, पेरेनियल राजस्थान कैनाल, कंस्ट्रक्शन ऑफ टंकास, नन ऑफ द अबव। Okay, so let's solve this question. Okay, so rooftop water harvesting क्या है, rooftop water harvesting कहां पर पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सब रीजन में क्या है, हमारा रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट इज पेरेनियल राजस्थान कैनाल, यस कैनाल, दिस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाई बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपने सुना होगा इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, प्रोग्राम। तो इस रीजन में देखोगे आप, जो हमारे जो रिवर्स आ रही है, इंडस रिवर आ रही है, सतलज रिवर आ रही है, उस तरफ हमारे हमने क्या किया है, हमने कैनाल के थ्रू वी ट्राई टू गिव द एक्सेसिबल वाटर ऑफ टू दी राजस्थान, ठीक है। तो कनाल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम पानी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और इरिगेशन के लिए, ताकि वहां पर लोगों के लिए पानी अवेलेबल हो, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कंस्ट्रक्शन ऑफ टंकास देखोगे आप, टंकास राजस्थान में है लेकिन उतने एक्सेसिबल में नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन, पेरेनियल राजस्थान कैनाल। तो इसमें आपको इंदिरा गांधी कैनाल आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Okay, so next question is bamboo drip irrigation system is prevalent. तो बैम्बू जो है, बैम्बू इरिगेशन कहां पर प्रोमिनेंट है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मध्य प्रदेश। इसका आंसर सिंपल सा ही क्या है, मेघालय। वाई मेघालय में देखा होगा आपने, बैम्बू जो हो गया, रूट ब्रिजेस वगैरह बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, तो और वहां पर जो बैम्बू होता है, बैम्बू से वो क्या करते हैं, दे ट्राई टू बेसिकली पानी को क्या करते हैं, वो पानी को वो अलग अलग तरीके से इरिगेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, मेघालय,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट प्लांटेशन फार्मिंग। सो नॉट करेक्ट, यहां पे देखो फिर से नॉट आ गया, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। हमको ये इसमें देखोगे आप स्टेटमेंट्स हमको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये नॉट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। और हमको इसके क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लांटेशन फार्मिंग के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑप्शंस। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो प्लांटेशन फार्मिंग क्या है बेसिकली, प्लांटेशन फार्मिंग क्या है बेसिकली, आप देखोगे आप इस फार्मिंग में हम क्या करते हैं, हम कैपिटल, पैसा, मनी, पैसे के लिए हम काम करते हैं ताकि हम क्या करें, हम पैसा कमा पाए, उसमें प्रॉफिट बना पाए। और ये प्लांटेशन फार्मिंग कहां पर, तो बड़े बड़े लैंड एरियाज में होती है। तो इसके फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, इसके फीचर्स भी पता होने चाहिए कि लैंड फार्मिंग जो होता है, प्लांटेशन फार्मिंग होता है, तो वो किस लिए होता है, क्या रीजंस हैं इसके, क्या फायदे क्या होते हैं, वो सब है, ठीक है। तो देखोगे आप कि बड़े बड़े एरियाज में होते हैं, कैपिटल ज्यादा लगता है, इसमें कैपिटल इन्वेस्ट होता है पहले, ठीक है, क्योंकि हम जो क्रॉप को ग्रो करेंगे वो कौन सी होंगी, वो कमर्शियल क्रॉप होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है, जिसकी मार्केट में उसकी वैल्यू हो ज्यादा, ठीक है, हम जो को हम मार्केट में हम सेल कर पाए। तो कैपिटल ज्यादा होता है, लैंड ज्यादा होता है। इसमें आप देखोगे एक और चीज इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, आपके जो टूल्स होते हैं, टूल्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज होंगे। आपके जो HYV सीड्स वगैरह जो होते हैं वो यूज होते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ताकि हम क्या उसका जो प्रोडक्शन हो एक मैक्सिमम हो, ताकि हम सॉइल से हम उस क्रॉप से हम मैक्सिमम फायदा ले पाए, ठीक है। तो कौन सा प्लांटेशन फार्मिंग का करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो फर्स्ट क्या है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। ये तो ठीक है वैसे तो, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंगल क्रॉप हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हो गया आपका टी हो गया, ठीक है, कॉफी हो गया, ये सब क्या यहाँ पर प्लांटेशन होता है। जैसे केरला वगैरह में होता है, असम में देखा होगा आपने टी प्लांटेशन होता है, इन सब एरियाज में क्या होता है, प्लांटेशन होते हैं, ठीक है। तो ये तो ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको नॉट करेक्ट फाइंड आउट करना है। बी ऑप्शन, बी क्या है, द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। यस, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात ही तो हो रही है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि जो प्लांटेशन फार्मिंग जो हो रही है उसमें क्या आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, वो हो रहा है मार्केट के लिए, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हो गया ये सब, ठीक है। तो बी भी इसका करेक्ट ऑप्शन है। सी, प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड कलेक्टेड कॉल्ड एस्टेट। एस्टेट देखोगे आप, एस्टेट वर्ड किससे रिलेटेड है, लैंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि लार्ज ट्रैक्ट जो है, बड़े बड़े जो एरियाज हैं, एस्टेट हैं, वो किससे हैं, वो एस्टेट से, लैंड से रिलेटेड है। तो ऑब्वियसली हमारा क्या, हमारे बड़े लैंड से हम बड़े लैंड को यूज करते हैं सो दैट वी कैन ग्रो मोर एंड मोर कमर्शियल क्रॉप, ठीक है। ओके, डी ऑप्शन देखते हैं हम। फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज एंड बर्निंग देम टू प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप। ओके, तो अगर हम देखें पैच ऑफ लैंड को हम क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं ट्रीज, ये तो बर्निंग मेथड, ये तो स्लैश एंड बर्न मेथड हो गया। फिर तो देम टू बी प्रोड्यूस सीरियल एंड द अदर फूड्स, नहीं, तो इसका डी ऑप्शन होगा। क्यों होगा बच्चा, डी इसलिए होगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पैच को क्लियर कर रहे हैं और बर्न कर रहे हैं। तो ये तो क्या हो गया, ये स्लैश एंड बर्न हो गया, ठीक है। हमने क्या पढ़ा अभी, मैंने प्लांटेशन में क्या बताया, मैंने आपको प्लांटेशन में बताया कि प्लांटेशन में टूल्स जो होते हैं मॉडर्नाइज होते हैं, मॉडर्न टूल्स को यूज करते हैं हम साथ में। और हम क्या करते हैं, हम बड़े से लैंड को यूज करते हैं, उसमें HYV सीड्स होते हैं। ये लेकिन क्या बता रहे हैं, स्लैश एंड बर्न बता रहा है। और हमको क्या फाइंड आउट करना है, नॉट करेक्ट। सो डी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्लांटेशन क्रॉप्स। तो प्लांटेशन क्रॉप देखना हमको, अगेन देखोगे प्लांटेशन से एक और क्वेश्चन आ गया एग्रीकल्चर चैप्टर का, ज्योग्राफी का आपके। तो प्लांटेशन में मैंने फिर से बता रहा हूं मैं आपको कि जो प्लांटेशन होता है वो कमर्शियल क्रॉप्स के लिए होता है, ठीक है। जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, इन सब में। तो इसका आंसर क्या होगा, यस ये रहा यहाँ पर, टी, कॉफी, बनाना, शुगर, जो आपकी क्या है मार्केट, मेनली आप मार्केट देखोगे, आप मार्केट में जो इसकी क्या है वैल्यू है, हायर वैल्यू है, ठीक है। तो प्लांटेशन क्रॉप में क्या है,
टी, कॉफी, बनाना, शुगर केन, ये जो अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया वही है इसका आंसर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम टी कॉफी को प्लांटेशन क्रॉप को कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज। ओके, ये कल्चर वाला क्वेश्चन है, देखा होगा आपने, कल्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये पता होना चाहिए आपको। चलो हम देखते हैं, सिल्क वॉर्म की बात कर रहे हैं हम। सिल्क में सेरिकल्चर, यस सेरिकल्चर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, और भी हम देखते हैं एक्वाकल्चर देखो एक्वा मैंने बताया था आपसे वाटर रिलेटेड होता है, तो ये तो होगा नहीं। एपीकल्चर होता है हनी से रिलेटेड, हनी बी जो हनी फार्मिंग होती है वो सब ठीक है। पिसीकल्चर, पिसी किस लिए होते हैं, फिशिंग के लिए। ठीक है, तो एक्वाकल्चर वाटर, एपीकल्चर हनी, पिसीकल्चर फिशिंग, सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म। ठीक है, सो ए विल बी द योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट अबाउट मैग्नेटाइट और। ओके, ये हमारा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, ये है हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी का। तो हमको फाइंड आउट करना है कि मैग्नेटाइट और कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन हमको देखना है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, सो देखते हैं। फर्स्ट ए, मैग्नेटाइट इज द मोस्ट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल ओर है मैग्नेटाइट? नहीं, मैग्नेटाइट तो नहीं है, हेमेटाइट है इसका आंसर। हेमेटाइट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन ओर के लिए। ठीक है, तो ए तो नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, मैग्नेटाइट हैज द इंफीरियर मैग्नेटिक क्वालिटीज विच इज नॉट वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। मैग्नेटाइट हैज द इंफीरियर, आपको क्या लगता है मैग्नेटाइट इंफीरियर है? नहीं, सुपीरियर है। तो बच्चा आपको देख रहे हो ना आप कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके ट्रिकी हो सकते हैं। आपको बहुत ध्यान से एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, गो थ्रू करना पड़ेगा आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही आपके लिए आपको मार्क्स दिलाएंगी। एमसीक्यूज में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपका फैक्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखोगे आप यहाँ पर फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपको दोनों समझ में आना चाहिए, बहुत ज्यादा समझ में आना चाहिए। ठीक है, नाउ सी ऑप्शन देखते हैं, इट इज द फाइनेस्ट आयरन और विद हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। यस, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, अप टू 70%। यस, ठीक है। डी ऑप्शन और देख लेते हैं हम यहां पर ही, इट हैज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन हेमेटाइट। नहीं, 50-60% तो नहीं है, 70% है। ठीक है, और हेमेटाइट की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमारा सी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, अब चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स नॉन फेरस मेटल। ओके, सो दिस नॉन फेरस मेटल हमको समझना है। आपने देखा होगा कि सेम चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी में फेरस नॉन फेरस मेटल्स की बात की होगी आपने। देखो फेरस मेटल मैं बता देता हूं आपको, फेरस मेटल्स कौन से होते हैं, जिसमें आयरन ओर होता है, आयरन ओर होता है। ठीक है, और नॉन फेरस में क्या होता है, जिसमें आयरन ओर नहीं होता है, आयरन ओर। ठीक है, तो आप देखोगे आयरन ओर क्या है, मैग्नीज हो गया, इसमें आयरन ओर होता है। स्टील होता है, स्टील में आयरन ओर होता है। हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट, हेमेटाइट मैग्नेटाइट में भी आयरन ओर होता है। ठीक है, और नेक्स्ट इज कॉपर एंड बॉक्साइट। क्या कॉपर और बॉक्साइट में आयरन होता है? नहीं होता है। सो हमारा आंसर क्या होगा, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी कॉपर एंड बॉक्साइट। तो बच्चा आपको ये जो टेबल है आपकी एनर्जी एंड मिनरल्स एंड एनर्जी की, उसमें फेरस और नॉन फेरस के जो टेबल है वो आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चा, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज हार्नेस्ड इन द पार्वती वैली नियर मणिकरण, हिमाचल प्रदेश। तो हमको देखना है यहाँ पर कौन सा एनर्जी नॉन कन्वेंशनल। देखो, तो नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल एनर्जीज होती क्या है, पहले तो हमको ये समझना है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो होती है उसको बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, और जो कन्वेंशनल एनर्जी होती है, कन्वेंशनल, उसको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, ये सारे होते हैं नॉन रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में कौन होते हैं, जैसे हमारा
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्योंकि हम उसको पानी से हम बार बार बना सकते हैं, ठीक है। हमारा इसमें सोलर एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी, ठीक है। तो हम इनको रिन्यू कर सकते हैं, हम इनको बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें डिप्लीशन तो होगा नहीं, ठीक है। और अगर आप देखोगे नॉन कन्वेंशनल कन्वेंशनल में अगर कंफ्यूजन होगी तो इसका आई थिंक सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि जहां पर नॉन है, ठीक है, उसके साथ नॉन वाला पार्ट नहीं आएगा, जैसे कि रिन्यूएबल है, और जहां पे कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल किसके साथ जाएगा, नॉन रिन्यूएबल के पास जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई रिन्यूएबल किसको बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल किसको बोलते हैं। नॉन रिन्यूएबल को हम कन्वेंशनल बोलते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी, और जो रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं उनको हम नॉन कन्वेंशनल बोलते हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे क्या देखना है हमको कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है, तो रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी इसमें, टाइडल रिन्यूएबल होती है, जियोथर्मल भी रिन्यूएबल है, विंड एनर्जी इज ऑल्सो रिन्यूएबल, सोलर भी, तो चारों रिन्यूएबल है। बट हमको क्या देखना है, हमको देखना है पार्वती वैली में मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में आप देखोगे आपको आपका जियोथर्मल एनर्जी जो होता है वो ज्यादा अवेलेबल होता है, और वहां से हम क्या करते हैं, हार्नेस करते हैं। सो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। ओके, हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which form of coal has a low carbon and high moisture content and low heating capacity। तो कोल के बारे में पूछ रहा है यहां पर, कोल हैज अ लो कार्बन एंड हाई मॉइस्चर। हाई मॉइस्चर का मतलब क्या है कि वो तो वेट है, मॉइस्चर का मतलब क्या है कि कोल जो होता है, कोयला वगैरह जो होता है वो क्या है, वेट की बात कर रहा है कि इसमें लो कार्बन, लो हीटिंग कैपेसिटी हो, हाई मॉइस्चर हो, तो इसमें क्या है, लो हीटिंग कैपेसिटी की बात कर रहा है। तो देखोगे आप ए पीट ऑप्शंस में, बी लिग्नाइट, सी एंथसाइड, डी बिटुमिनस। तो अगर आप देखोगे आप ये पूरा असेंडिंग ऑर्डर में ही है, पीट जो कि लोअर है, सबसे ज्यादा लोवेस्ट है, लिग्नाइट, लिग्नाइट कंपेटिवली बेटर है, एंथसाइड बेटर, हमारे जो कोल है उसमें बेटर, एंथसाइड को हम बहुत अच्छे कोल कार्बन मानते हैं जो कि हीटिंग के लिए अच्छे होता है, और हमारा बिटुमिनस, बिटुमिनस जो होता है वो बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी का माना जाता है जो कि हम यूज करते हैं, ठीक है। और जो पीट है, पीट जो होता है वो लोअर क्वालिटी में माना जाता है, तो हमारा क्या होगा, पीट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट, ठीक है। तो हम किसी कंट्री की डेवलपमेंट को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। द ऑप्शन इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यस। द डेवलपमेंट ऑफ द लिटरेसी रेशियो, यस, डेवलपमेंट की लिटरेसी भी इंपॉर्टेंट है। सी द डेवलपमेंट ऑफ द हेल्थ स्टेटस, ये भी इंपॉर्टेंट है। द डेवलपमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, यस, ये भी हो सकता है। तो देख रहे हो आप बच्चे यहाँ पे चारों ऑप्शंस देखोगे, दे आर ऑल दीज फोर ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, ठीक है। बट हमको क्या देखना है, हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इसको एलिमिनेटेड मेथड की तरह से। देखो ये बोल रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हम क्या होगा, हमारा जो प्राइमरी सेक्टर होगा और जो सेकेंडरी सेक्टर होगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। फिर हमारा ये जो टर्सरी होगा सर्विसेज के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, साथ में इसमें हमारा स्किल्स आ जाएगा, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। लिटरेसी रेट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट हम लिटरेसी रेट से हम क्या करते हैं, हम डेवलपमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि लिटरेसी रेट के लिए हमारे पास स्किल्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होगा, हमारे पास स्किल्ड लेबर होगी, और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वो सब भी डेवलप होता है। सी ऑप्शन में देखेंगे हम हेल्थ स्टेटस, हेल्थ स्टेटस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट इन दैट मच वे। क्यों, क्योंकि हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर देश की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेबर वगैरह जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा चीप लेबर अवेलेबल होगा, चीप लेबर होगा तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट होगा, देश के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारा आंसर होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्यों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए हमारे और भी बहुत ज्यादा क्या है, और भी अलग अलग एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर प्लेस्ड इन, तो प्लेस हमारा कहां पर है, हम सेम देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सर्विसेज, तो हमको यही देखना है कि हमारे जो सेक्टर्स हैं वो कहां पर आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर हमारा कहां पर आता है, रॉ मटेरियल में आता है, ठीक है। रॉ मटेरियल हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं प्राइमरी सेक्टर में आता है। हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और हमसे फिर सामान बनाते हैं, सामान बनाते हैं तो और ये मैन्युफैक्चरिंग पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट, सेकेंडरी होगा। सेकेंडरी में क्यों होगा, क्योंकि सेकेंडरी में हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं, तो ये सारे पार्ट जो आते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में होते हैं। टर्शरी क्या होता है, टर्शरी हमारा सर्विसेज में होता है, ठीक है, सर्विसेज के लिए होता है, और ये टर्शरी हमारा देखो यहाँ पे सर्विसेज है, सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो यहां पर हमारे अब हिस्ट्री कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, और हिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि हिस्ट्री देखोगे आप बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा फैक्ट्स उसमें अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल होते हैं, और अब देखोगे आप सीबीएसई के कुछ पिछले कुछ सालों से पैटर्न भी चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो हमको उस तरीके से क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, नेशनलिज्म विच एमर्ज्ड एज अ फोर्स इन द लेट 19th सेंचुरी मींस, मतलब कि जो नेशनलिज्म है ये एमर्ज होने के लिए लेट 19th सेंचुरी में क्या फैक्टर्स थे। तो नेशनलिज्म का मतलब पता है आपको, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का क्वेश्चन आई थिंक, या फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी हो सकता है, लेकिन नेशनलिज्म को हमको ध्यान रखना है कि नेशनलिज्म जो फीलिंग होती है, जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है 19th सेंचुरी के लिए। स्ट्रॉन्ग डिवोशन ऑफ वंस ऑन कंट्री एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर, यस डिवोशन इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, कल्चर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म एक फीलिंग है, क्या है फीलिंग, फीलिंग किस तरफ, टुवर्ड्स नेशन, टुवर्ड्स नेशन, ठीक है। तो नेशनलिज्म किसकी बात कर रहा है, फीलिंग्स की बात कर रहा है, नेशन की बात कर रहा है, और जो फीलिंग्स है वो किस तरफ आएगी, वो फीलिंग्स आएगी आपकी हिस्ट्री से आएगी, उस देश की हिस्ट्री से आएगी, कल्चर से आएगी, सॉन्ग से आएगी, ठीक है, उनके पास्ट से आएगी, ठीक है। ओके, सो हिस्ट्री कल्चर सेकंड ए ऑप्शन लग रहा है, दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर वंस ऑन कंट्री विदाउट एप्रिसिएशन ऑफ फॉर अदर, विदाउट एप्रिसिएशन फॉर अदर्स नेशन, नहीं ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम एप्रिसिएशन नहीं करते, ऐसा तो नहीं है फीलिंग में, हम अपने देश से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम दूसरे देश को हम बुरा भला करें। सी ऑप्शन देखते हैं, सी स्ट्रॉन्ग लव फॉर वंस ऑन कंट्री एंड हेट्रेड अदर्स, नहीं ये भी नहीं, हेट्रेड तो हम करते ही नहीं है। डी ऑप्शन देखते हैं, इक्वली स्ट्रॉन्ग डिवोशन फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यस इक्वल डिवोशन करते हैं हम, ठीक है ये। लेकिन अगर हम नेशनल की बात करें, नेशनलिज्म की बात करें, हम स्पेसिफिक अगर एक कंट्री की बात करें, अगर जैसे मैं अपने देश की बात करूं, इंडिया की बात करूं, अपने देश की बात करें, तो मैं अपने देश को नेशनलिस्ट में कैसे बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि भाई मुझे अपने देश से प्यार है, फीलिंग है, इमोशंस है। और ऐसा नहीं कि इमोशंस एकदम से आते हैं, इमोशंस आएंगे हमारे कल्चर से आएंगे, फीलिंग्स से आएंगे, हमारे हिस्ट्री से आएंगे, पास से आएंगे, कि हमने जब अपने पास की बात करते हैं, हम अपनी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो दैट, सो ए विल बी हमारा यहां पर क्या होगा, ए हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है बच्चों। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड ही। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन गुलामगिरी। कास्ट सिस्टम की बात कर रहा है, क्लास किसकी बात कर रहा है, गुलामगिरी। राजा राम मोहन राय, नहीं, राजा राम मोहन राय ने कौन सी बुक लिखी थी, संवाद कौमुदी, ठीक है, संवाद कौमुदी। हालांकि राजा राम मोहन राय किस लिए पॉपुलर थे, सती अबॉलिशमेंट के लिए, सती जो अबॉलिश कराई थी राजा राम मोहन राय ने, उनके लिए, ठीक है। ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले, यस ज्योतिबा फूले इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों, ज्योतिबा फूले ने क्या लिखी थी, गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक देख लेते हैं, बाल गंगाधर तिलक हमारे ऑप्शन में है, तो इन्होंने लिखी थी क्या, केसरी, ठीक है। केसरी आपका जो प्रिंट कल्चर है उसमें देखा होगा आपने, लास्ट में केसरी जो बुक है वो जो प्रिंट है वो बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने किया था, ठीक है, न्यूज़पेपर था उनका। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी बोल दो, चट्टोपाध्याय बोल दो, ये सारे सेम ही हैं।
इनका बंकिम चंद्र चटर्जी पता होगा आपको कि इन्होंने क्या किया था, हमारा नेशनल सॉन्ग जो था वो उन्होंने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो था, ठीक है बच्चा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस इज यूजुअली नोन एज। सिविल कोड पता ही आपको, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से क्वेश्चन है ये, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और ये किससे रिलेटेड था, नेपोलियनिक कोड से, नेपोलियनिक कोड, ठीक है। जो इसमें आपका नेपोलियनिक कोड में क्या था, आपका जो 1804 में आया था और 1814 टू 1815 में जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, बैटल ऑफ वाटरलू में क्या हुआ था, वाटरलू में आपका जो नेपोलियन था वो हार गया था। किससे हारा था, हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है अगर, जो कि शायद हो सकता है आपके लिए यूजफुल हो, दैट वाज ऑस्ट्रिया, फ्रांस, सॉरी हाँ ओके बच्चा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिविल कोड ऑफ 1804 इन फ्रांस यूजुअली नोन एज। तो सिविल कोड की बच्चा देखो यहाँ पे सिविल कोड की बात कर रहा है, जो कि राइज ऑफ नेशनलिज्म का चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन लिया हुआ है ये, ठीक है, कि बात कर रहा है कि सिविल कोड कहां से यूजुअली किसके बारे में जानते हैं हम, बेसिकली जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, दैट वाज नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड क्या था, 1804 में जो आया था, और उसमें क्या था, नेपोलियन ने किस तरीके से फ्रांस में कैसे डिक्टेटरशिप स्टेब्लिश की थी उसने, और किस तरीके से उसने धीरे धीरे यूरोप को कॉन्कर करने की कोशिश की, ठीक है। तो नेपोलियनिक कोड की कुछ पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में भी आए हुए हैं, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको मैं लिखवा देता हूं यहाँ पर। लाइक नेपोलियनिक कोड में ये देखोगे आप 1804 टू 1815 जो था, दैट वाज द पीरियड ऑफ 1815 तक क्या था, नेपोलियनिक पीरियड था, और नेपोलियन जो था वो क्या किया था, वो बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया था, ठीक है। किन्होंने हराया था, देयर वर 4 कंट्रीज को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है प्राग एक शॉर्ट फॉर्म है दैट यू कैन यूज, P फॉर प्रूशिया, R फॉर रशिया, ठीक है, A फॉर ऑस्ट्रिया, B फॉर ब्रिटेन, ठीक है। तो प्राग, PRAB, प्राग मींस प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इन चारों ने मिलकर के क्या किया था, नेपोलियन को हराया था। किसमें, बैटल ऑफ वाटरलू में। क्यों हराया था, क्योंकि इसने क्या किया था, लुई 16 जब हार गया था और जो उसको एब्डिकेट कर दिया था, उसके बाद नेपोलियन ने क्या किया, फ्रांस में अपनी डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश की, और साथ में क्या कर रहा था नेपोलियन, अब पूरे यूरोप में एक्सपेंड कर रहा था। एक्सपेंड करते करते उसने क्या किया, वो इन पावर्स को भी चैलेंज करने लग गया था। अब इसीलिए क्या हुआ, इसी वजह से इन कंट्रीज ने अपने एक अलायंस बनाया और फिर नेपोलियन को हराया, ठीक है। और नेपोलियन के कोड फीचर्स वगैरह दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जब हम एक्सप्लेनेशन का पार्ट करेंगे वो हम उसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। देखो यहां पर किसकी बात कर रहा है, लिबरल नेशनलिज्म की बात कर रहा है। लिबरल मतलब क्या है, फ्री की बात कर रहा है, फ्रीडम की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, नेशनलिज्म की। तो इसमें देखते हैं किसकी बात करते हैं, देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, इक्वालिटी की बात कर रहा है, इंडिविजुअल की बात कर रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात कर रहा है। प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, प्रिजर्वेशन नहीं, प्रिजर्वेशन थोड़ी ना करेगा वो भी ऑटोक्रेसी और क्लेरिकल प्रिविलेजेस की। क्यों, ऑटोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऑटोक्रेसी का मतलब ये था कि ग्रुप ऑफ द पीपल, जो कि किसकी बात कर रहे हैं, प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं। नहीं, लिबरलिज्म किसकी बात कर रहा है, फ्रीडम की बात कर रहा है, और यहाँ पे प्रिविलेजेस की बात हो रही है, ठीक है। तो बी तो करेक्ट ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ओके, नाउ सी ऑप्शन, फ्रीडम फॉर ओनली मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ, नहीं, ओनली मेल की बात नहीं होती है। फ्रीडम ओनली फॉर सीनियर सिटीजन, नहीं,
तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो आपको पता है इंडिविजुअल राइट्स होने चाहिए सबके, और इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन। ओके, तो ये भी चैप्टर, ये भी जो क्वेश्चन है ये हमारा कौन सा है? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से लिया हुआ है। ठीक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में देखोगे ब्रिटेन यूनिफिकेशन। ठीक है बच्चा, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, पिछले 2-3 सालों में देखोगे अब यूनिफिकेशन बहुत ज्यादा पॉपुलर हॉट टॉपिक रहा है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहां से? हमारा ब्रिटेन यूनिफिकेशन है। ठीक है, और ब्रिटेन यूनिफिकेशन में आपको पता है कि जो भी यूनिफिकेशन हुआ था वो अलग क्यों था इटली और जर्मनी यूनिफिकेशन से? क्यों? क्योंकि ब्रिटेन यूनिफिकेशन हुआ था बहुत ही स्लो प्रोसेस से। ठीक है, यहां पर कोई रिवोल्यूशन नहीं हुआ, यहां पर कोई रिवोल्ट नहीं हुआ, यहां पर कोई मूवमेंट नहीं हुआ। यहां पर क्या हुआ है? एक स्ट्रेटेजिकली क्या हुआ है? एक कल्चरल डोमिनेशन के थ्रू धीरे धीरे करके ब्रिटेन ने अपने आप को यूनिफाई किया है। ठीक है, और वो इसको रिवोल्यूशन नहीं बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे क्या? एक तरीके से एक इमरजेंस है वो किसकी? ब्रिटेन यूनिफिकेशन की। ठीक है, चलो ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शंस आर द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इन ब्रिटेन वॉज द रिजल्ट ऑफ सडन अपीवल। नहीं, सडन अपीवल तो है ही नहीं। मैंने क्या बताया आपको? मैंने बताया कि ब्रिटेन यूनिफिकेशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, बी ऑप्शन, in 1688 the monarchy in Britain had seized power from English Parliament. ओके, तो ब्रिटेन पार्लियामेंट अगर सीज भी कर लिया तो इसमें फॉर्मेशन से क्या लेना देना है? मोनार्की की पावर लेकर के क्या कर लिया? पार्लियामेंट में पावर आ गई है। ठीक है, पार्लियामेंट में आ सकता है और उसकी धीरे धीरे यूनिफाई कर सकता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लेते हम। सी ऑप्शन, द पार्लियामेंट थ्रू ब्लडलेस रिवोल्यूशन सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की विच ग्रेजुअली लेड टू द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है, सी ऑप्शन मुझे थोड़ा ज्यादा बेटर लग रहा है। बाकी एक और ऑप्शन देख लेते हैं। द ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ वॉर तो नहीं है यहां पर। ठीक है, मैंने क्या बोला यहां पर कि कोई रिवोल्यूशन नहीं है, कोई वॉर नहीं है, एक स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस में क्या करते हो आप? एसिमिलेट करते हो। एसिमिलेट का मतलब क्या है? कि आप धीरे धीरे कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से क्या करते हो? उस देश में आप उस जगह को आप क्या कहते हो? यूनिफाई करते हो। ठीक है, तो वॉर नहीं है, सडन अपीवल भी नहीं है, और बी में हम देख रहे हैं सीज पावर। ये पार्लियामेंट हो सकता है, लेकिन अगर हम मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन देखें, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा होगा सी। क्यों? क्योंकि ये ब्लडलेस रिवोल्यूशन की बात कर रहा है और क्या बोल रहा है कि मोनार्की वाल ग्रेजुअली लेड टू दी, ग्रेजुअली देखो ग्रेजुअली है यहां पर। ठीक है, और मैंने क्या बताया था यहां पर क्या है? वो स्लो प्रोसेस की बात कर रहा है। ग्रेजुअली लेड टू द इमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाबा रामचंद्र अ सन्यासी वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। बाबा रामचंद्र, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट का हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बच्चा पार्ट है ये। नॉन कॉपरेशन में कौन सा एरिया? कंट्री साइड, रूलिंग दी कंट्री साइड। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र सन्यासी थे और वो क्या कर रहे थे? वो मूवमेंट लॉन्च कर रखा था आपने। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र कहां के थे? बेसिकली अवध के थे, है ना? अवध के थे, और अवध में कौन था? और जवाहरलाल नेहरू भी थे। जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने मिलकर के क्या किया था? अवध किसान सभा को ओपन किया था। ठीक है ना, अवध किसान सभा। ओके, हाँ, खिलाफत मूवमेंट नहीं है। मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर याद आ रहा है आपको कि मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर कौन था? आंध्र प्रदेश। अगर मैं आपको याद दिलाऊं और मैं बताऊं आपको आंध्र प्रदेश में आपको याद करना है क्या? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है,
ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने अपने आप को बोल रखा था आई एम द इनकारनेशन ऑफ गॉड, कि मुझे कुछ मैजिकल पावर है, मैं मैसेंजर हूँ भगवान का, मुझे बुलेट शॉट से भी मैं मरूंगा नहीं, और मैं गांधी फिलॉसफी को तो बिलीव करता हूँ, लेकिन मैं गांधी की नॉन वायलेंस फिलॉसफी को नहीं बिलीव करता। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कि वायलेंस के थ्रू ही क्या होगा, आज़ादी मिलेगी, है ना। तो अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल की बात करते हैं, और वो गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक की बात करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन नहीं है इसका। सी ऑप्शन प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ अवध, यस प्रेजेंट मूवमेंट ऑफ अवध। अवध में हमारे कौन थे, हमारे लीडर थे बाबा रामचंद्र। ए और बी हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, बाबा रामचंद्र को ए फॉर अवध, बी फॉर बाबा रामचंद्र। ठीक है, और अगर आप देखोगे, आप इसमें भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि हम बाबा रामचंद्र को कैसे याद करें या अल्लूरी सीताराम राजू को कैसे याद करें। तो आप देखोगे, आप बाबा रामचंद्र को करने का सबसे सही तरीका बी ए बाबा, ए बी अवध बाबा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो लर्न हो जाएगा। अल्लूरी सीताराम राजू अगर हमारा बाबा रामचंद्र हो जाएगा तो अल्लूरी सीताराम राजू भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लूरी सीताराम राजू कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। तो हम क्या करते हैं, ए फॉर अल्लू, ए फॉर आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो दैट मेथड वी कैन डू दैट। ठीक है, प्लांटेशन ऑफ वर्कर्स मूवमेंट इन असम, ये भी देखोगे आप, रूलिंग द कंट्री साइड का ही पार्ट है। इसमें आपको याद करना है इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इनलैंड दिस एक्ट में क्या हुआ था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में आपको याद होगा कि 1856 में ब्रिटिशर्स ने एक लॉ बनाया था कि भाई जो भी प्लांटेशन वर्कर्स हैं दे कैन नॉट लीव द प्लेस विदाउट द परमिशन। और जिस तरीके से गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था, तो कंट्री साइड में भी लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थे कि गांधी हमें क्या करने वाले, आजादी दिलाने वाले हैं, और जो लैंड है वो भी रिडिस्ट्रीब्यूट होगी। और तभी वैसे क्या हुआ, इसी वजह से प्लांटेशन वर्कर्स जो थे वो असम के प्लांटेशन वर्कर्स अपना एरिया को छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो भी लोग थे ब्रिटिशर्स के, आर्मी के, उन्होंने क्या किया, उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा और उनको दोबारा से प्लांटेशन फील्ड में वापस भेज दिया। ठीक है, तो हमारा बच्चा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा अवध। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक colonial कंट्रोल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। तो देखो, अब ये किसकी बात कर रहा है, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930। ठीक है, तो 1930 में आपको कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गांधी की जो 11 डिमांड्स थी, ठीक है, डिमांड्स जो थी किससे थी, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम। ठीक है, लॉर्ड इरविन से गांधी ने 11 डिमांड्स रखी थी। 11 डिमांड्स में क्या था, वो अलग अलग तरीके की डिमांड्स रखते ताकि जिसमें वो लेबर को एसिमुलेट कर पाए, विमेन को कर पाए, इंडस्ट्रीज को कर पाए, प्रेजेंट को कर पाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में 11 डिमांड्स गांधी ने इरविन से रखी, जिसमें वो अलग अलग लोगों को अपने पास रख पाए, अपने एक ग्रुप में रख पाए, ताकि हम किसी भी कम्युनिटी को या ग्रुप को इग्नोर ना कर दें। ठीक है, और आपको पता है कि गांधी ने क्या किया, गांधी ने डांडी मार्च किया था, जो कि आपका मैप में भी आता है यहाँ पर, है ना, मैप में आपका 1 नंबर का एमसीक्यू मैप में आता है। ठीक है, डांडी मार्च इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में गांधी डांडी मार्च बोल दो आप, सॉल्ट मार्च बोल सकते हो आप। ठीक है, सॉल्ट मार्च हो गया। साथ में हम बोलते हैं गांधी ब्रोक द प्लेस, मार्क द प्लेस और मार्क एंड लोकेट द प्लेस वेयर गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। ऑल्दो हम ये मैप वाला सेशन भी हम करेंगे बहुत जल्द, और हम जो मैप है मैप वर्क भी हम करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के। चलो ऑप्शन देख लेते हैं। वो ऑप्शन इज दिनशा पेटिट। दिनशा पेटिट तो इंडस्ट्रियलिस्ट में नहीं थे उस टाइम पे। इंडस्ट्रियलिस्ट में बेसिकली हम देखें, मुझे 2 नाम जहां तक याद आ रहा है, देयर वर 2 नेम्स ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। वन इज जीडी बिरला नॉन एज घनश्याम दास बिरला, और दूसरे हैं पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। ठीक है, इन दोनों ने बेसिकली किया था, इन दोनों ने किया यही था कि जो भी लेबर थे, जो वर्कर्स थे, उनको मोटिवेट कर रहे थे
सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के लिए कि हम इनके फैक्ट्रीज, जो ब्रिटिश फैक्ट्रीज वगैरह, उनमें स्ट्राइक करें, हम उनको प्रोटेस्ट करें कि हम आपके यहाँ पर काम नहीं करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब हम इंडियन फैक्ट्रीज में काम करेंगे ताकि हम इंडियन इंडस्ट्रीज को हम ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट कर पाए, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर पाए, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जो थे, इन्होंने क्या किया था, उन्होंने इंडियन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था उसमें उन्होंने हेल्प की थी, ठीक है। तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड यूरोपियंस फ्ली टू अमेरिका इन 19th century? आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कहाँ का है, ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में देखोगे आप, बहुत सारे लोग जो यूरोपियंस थे, आपको मैं बता दूं, यूरोपियंस कहते हैं अमेरिका में जा रहे थे, है ना। अमेरिका में जाने के क्या फैक्टर्स थे, रीजंस थे? देखो रीजंस तो बहुत सारे थे। एक तो रिलीजियस परसिक्यूशन था, क्योंकि आपने प्रिंट कल्चर अगर में देखा होगा आपने, मार्टिन लूथर ने जब रोमन कैथोलिक चर्च को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा परसिक्यूशन होने लगे थे रिलीजियस। तो यूरोपियंस बहुत सारे अमेरिका में जाकर के वो देखते थे कि भाई हम क्या करें, हम इंडिपेंडेंटली अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए क्या किया उन्होंने, रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से जाते थे। एक और रीज़न है न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़। ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी उस टाइम पे, क्योंकि अमेरिका न्यूली डिस्कवर हुआ था, और न्यूली डिस्कवर होने की वजह से क्या हुआ था, वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी। साथ में क्या था, प्लांटेशन, यस, प्लांटेशन फील्ड वगैरह भी था। प्लांटेशन फील्ड में चाहते थे वो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन फील्ड लैंड हमें अवेलेबल हो, और हम क्या करें वहाँ पर, हम कमर्शियल क्रॉप को ग्रो कराकर हम प्रॉफिट बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजीज। डिजीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजीज वगैरह धीरे धीरे स्प्रेड होने लगी थी, आपको पता ही है, स्मॉल पॉक्स वगैरह जो आता था वो सब था। वॉर वगैरह भी फैक्टर था, ठीक है। ये सब भी फैक्टर था। और हम देख सकते हैं, हम पॉवर्टी भी एक बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर था, कि जो भी, क्योंकि यूरोप में जो भी लैंडलेस थे वो लोग क्या कर रहे थे, वो अमेरिका में माइग्रेट होकर के क्या कर रहे थे, वो वहां पर लैंड को अक्वायर कर रहे थे, ताकि एटलीस्ट दे विल गेट दी लैंड, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए कि religious persecution was there, trade opportunity was also there, plantation field was also there, disease वहाँ पर थी, war भी था, ठीक है, poverty भी थी। ये सब की वजह से क्या थे, यूरोपियंस जो थे वो अमेरिका में जा रहे थे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, poverty and disease, yes, gold rush is also one of the factor, कि जब कैलिफोर्निया में बेसिकली जब यूरोपियंस ने अमेरिका में एक मिथ वगैरह, स्टोरी वगैरह भी चलती थी कि अमेरिका में के कैलिफोर्निया में वहाँ पे सोना बहता है, कैलिफोर्निया के रिवर में सोना वगैरह बहता है। तो गोल्ड रश कैन बी आंसर, बट हम और भी देख लेते हैं। एज एन आफ्टर में तो वियतनाम वॉर नहीं हो सकता। टू एस्केप फ्रॉम द फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में हुआ था, ठीक है, 18th सेंचुरी में। और ये यहाँ पर क्या 19th सेंचुरी की बात करता हो, ये भी नहीं हो सकता। जो मुझे लगता है इसका आंसर होगा पॉवर्टी एंड डिजीज, क्योंकि गोल्ड रश में देखोगे आप, गोल्ड रश में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आ रही है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो जब करते थे। लेकिन पॉवर्टी एंड डिजीज में देखोगे आप बहुत लार्ज स्केल में। क्यों? क्योंकि यूरोप के जो बहुत सारे लोग जो लैंडलेस लोग थे, लैंडलेस पीपल थे, लेबर थी, पेजेंट थे, वो सब बहुत ज़्यादा यूरोप में जा रहे थे, क्योंकि उनको यूरोप से अमेरिका जा रहे थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका में उनको बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ लगती थी कि हम यहाँ पर हम ग्रो कर पाएंगे और हमारी कंट्री, हमारी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो पाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। अमेरिका को डिस्कवर किसने किया है? वास्को डी गामा ने 1498 में हमारा क्या इंडिया को डिस्कवर किया था, है ना। मैगलिन बेसिकली उन्होंने क्या कहते हैं, एक सी रूट डिस्कवर किया था अटलांटिक ओशन से, तो मैगलिन नहीं हो सकता। कोलंबस, यस, कोलंबस इज द करेक्ट ऑप्शन। कोलंबस ने हमारा क्या किया था, उसने अमेरिका डिस्कवर किया था, ठीक है। कोपरनिकस का तो पता है, रिवोल्यूशन थ्योरी है, उन्होंने ही डिस्कवर किया था कि जो अर्थ है वो क्या करता है, सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, रिवोल्यूट करता है, ठीक है। सो क्रिस्टोफर कोलंबस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज आवर आई थिंक लास्ट क्वेश्चन।
What is the name of the routes linking with Asia with Europe, Asia to Europe and Northern America? तो एशिया, यूरोप और नॉर्दर्न अमेरिका में हमने कौन सा रूट था? एशियन रूट नहीं, सिल्क रूट. यस, सिल्क रूट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमने देखा होगा अपने 5th-6th सेंचुरी में सिल्क रूट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया था और उसके जो कार्गोज होते थे वो चाइना से कहाँ जाते थे, फिर वो यूरोप में जाते थे और इस तरीके से एक तरीके से पूरा लैंड रूट डिस्कवर हो, जिसमें फिर इंडिया भी बाद में उस लैंड रूट को यूज़ किया. ठीक है बच्चा. ओके, सो बच्चा हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं जो कि मुझे लगता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, साथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑप्शंस को देख पाएँ कि कैसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है. नॉट एक्सप्लेनेशन, एप्रोप्रिएट ऑप्शंस, ये सब हमारे देखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है बच्चा, तो मैं यहाँ पर अब विदाई लेता हूँ. थैंक यू सो मच एवरीवन. गॉड ब्लेस यू ऑल.